वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक का नाम भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यह बिहार बोर्ड में हिंदी के पहला चैप्टर है, पहला पाठ है, और बड़ी खुश नसीब है आपकी पहला पाठ बाबा साहब के द्वारा लिखी गई है। इनके बारे में क्या कहना है, इनके बारे में तो सीधी सी बात है, दुनिया का गली गली में जो अछूत गरीब वर्ग के लोग हैं जो उठकर बाहर आए हैं, सब इनको जानते हैं। क्योंकि अगर कहा जाए तो गरीबों और दलितों का भगवान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। जिस भारत में लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस भारत में लोगों को रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, जिस भारत में लोगों को परछाई से नफरत होती थी, उसी भारत में पैदा हुए थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। ये काफी दलित परिवार में थे। दलित का मतलब होता है एकदम गरीब और नीच जाति में। दलित दलित आज भी है, दलित ज्यादा है तो महादलित। तो आज के डेट से कहा जाए तो इनका जन्म हुआ था महादलित परिवार में, काफी पुअर फैमिली में, और ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे। 14वें कैमा 14वां। इनके ऊपर जो है ना 13 भाई बहनें और थी और थे। तो 14वें संतान होने के बाद इनके पिताजी ने सोचा कि इनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा जो है ना थोड़ा लिया जाए। ये अपने भाई बहनों में, 14वें संतानों के भाई बहनों में पहला व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल का मुंह देखा था, अन्यथा कोई हाई स्कूल का मुंह नहीं देखा था। हालांकि पिताजी इनके सूबेदार थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, जो एक महार जाति के थे। महार काफी नीच जाति होता है, ऐसा लोगों का कहना था उस समय के। आज के डेट में तो बड़े बड़े पैदान पर जाके खड़े हो चुके। आज कोई भी जाति बाबा साहब के संविधान के नियम से चलना ही है, चाहे वो बड़े जाति के लोग हो या छोटे जाति को लोग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज समानता समता है, हाँ थोड़ा बहुत कुछ है, तो आज तो दिक्कत है, लेकिन उस समय की बात है, उस समय काफी दिक्कत थी। तो इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, महार जाति से आते थे। इनके माता का नाम भीमाबाई था। शायद इन्हीं के नाम पे इनकी मां ने इनका नाम भीमराव रखा होगा, शायद लगभग। इनका टाइटल जो कहते हैं सरनेम, उपनाम महार था, सकपाल था। महार जाति का वहां जो होता था ना सकपाल, जैसे कि अपना इधर होता है राम, पासवान, बैठा, ठाकुर, सिंह, उसी तरीके से इनका भी एक टाइटल था सकपाल। ये जब मैट्रिक करके आए ना, मैट्रिक में अच्छी तरीके से पास भी किए। तो अंबेरबाड़ी के होने के कारण इनका नाम वहां के लोगों ने नाम के बाद अंबेडकर जोड़ दिया, अंबेडकर। तो आगे चल के इनका सरनेम अंबेडकर बन गया। और एक ब्राह्मण गुरुजी ने, महात्मा गांधी ने भी इनको, डॉक्टर साहब को बाबा बोला। क्या बोला? बाबा बोला, तब जाके इनके नाम से पहले बाबा साहेब ही लग गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए कहते हैं बच्चा बच्चा बूढ़ा और जवान जानता है, बच्चा बच्चा बूढ़ा और जवान जानता है, कहे तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जाकर घूमो दुनिया की गलियों में, तब पता चलेगा कि बाबा साहब को पूरा जहान जानता है। खैर, पूरा दुनिया जानता है बाबा साहब को। इतने नीच जाति में पैदा होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत सारे डिग्रियों का ढेर भी लगा चुका था। डॉक्टरेट की उपाधि
वकालत की उपाधि, और इन उपाधि में बड़ोदरा नरेश मतलब बड़ोदरा के राजा सम्राट सयाजी राव गायकवाड़, सयाजी राव गायकवाड़ कौन था? गायकवाड़। सयाजी राव गायकवाड़ का महत्वपूर्ण योगदान था। गायकवाड़ ऋतुराज गायकवाड़ है ना। सयाजी राव गायकवाड़ का महत्वपूर्ण योगदान था इनको प्रोत्साहन देने में। इनके पिताजी अंग्रेजों के ऑफिसर में सूबेदार थे। सूबेदार होता क्या है, छोटे मोटे पद पर जो है ना उनका नौकरी होता है पुलिस लाइन में, ठीक है, आर्मी के लाइन में। तो हाँ सूबेदार थे तो इनका पहुंच था। तो जब इन्होंने सयाजी राव से अपने बेटे के बारे में बताया तो बोले अगर इस विपरीत परिस्थितियों में अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो इनके पढ़ाने का प्रोत्साहन राशि, जिसको आज कहते हैं छात्रवृत्ति, हाँ छात्रवृत्ति उन्होंने दिया। और उससे इन्होंने मुंबई के बाद मैट्रिक इंटर बीए तो मुंबई में ही की, लेकिन बड़ी शिक्षा के लिए जैसे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए, वकालत की उपाधि प्राप्त करने के लिए इनको बाहर जाना पड़ा। फिर जाके इन्होंने कंबोडिया से बहुत सारे डिग्री की, लंदन गए, अमेरिका गए, बहुत सारा पढ़ाई लिखाई की। हालांकि इनकी शादी भी हो चुकी थी और पारिवारिक प्रेशर भी था। आज के डेट में तो पारिवारिक प्रेशर हो या ना हो साला पढ़ता ही नहीं है लड़का से। इनके पास पारिवारिक प्रेशर था और बाहर से पढ़कर भी, इसलिए इन्होंने कंबोडिया से पढ़कर बीच में चला आया था कि नहीं हमको थोड़ा दिक्कत है, परिवार को भी देखना है, देश भी गुलाम था। फिर आकर फिर चले गए 1920 ईस्वी में लंदन जाके भी पढ़ाई किया इन्होंने। संस्कृत में भी काफी अच्छी जानकारी थे बाबा साहेब अम्बेडकर को। पौराणिक और पूरा वैदिक वाग्मय के अनुवाद के जरिए पढ़ा था इन्होंने। बाबा साहब ने बहुत सारी रचनाएं भी की थी। उनकी रचनाओं में से था द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेडेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धामा, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेज, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि इनकी रचनाएं थी। प्रस्तुत पाठ जो आप देख रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है, जो एक भाषण है जो 1936 में जो है ना लाहौर के लिए तैयार किया गया था। लाहौर जो पाकिस्तान में भी पड़ता है, पहले भारत में ही था। जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक समारोह था, उसके लिए यह भाषण तैयार किया गया था। कब? 1936 में। 1936 के लिए यह तैयार किया गया था। फिर यह भाषण तो हुआ नहीं, लेकिन इस भाषण को जब इंग्लिश में लिखा गया था तो ललन सिंह यादव ने, क्या नाम? ललन सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण कर डाला, एक लेख के तौर पे, एक भाषण के तौर पे, ताकि लोगों को समझ में आए कि इसमें बाबा साहब ने लिखा क्या, इसमें बाबा साहब ने लिखा क्या, लोगों तक पहुंचे, 1 to 1 लोगों को समझ में आए, लोगों को अच्छी तरीके से जाति प्रथा के बारे में कि हम लोग बंटे हुए हैं कैसे। ललन सिंह यादव ये भी काफी लगाव रखते थे गरीबों से और दलितों से भी, इसीलिए दलितों के बीच में जो है ना इन चीजों को जाना बहुत जरूरी था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका शीर्षक था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन, एक बार की घटना है कि बाबा साहब जब बच्चे थे, बाबा साहब जब बउआ थे तो क्लास में पढ़ने गए थे, तो इनको होता क्या था, ये घटना कहे या दुर्घटना कहे,
बड़े बड़े ऊंच जाति के लड़के जो है ना, इनको अंदर बैठने नहीं देते थे क्लास के अंदर। क्लास वर्ग में नहीं बैठना, वर्ग के अंदर नहीं बैठना, बाहर बैठना। बड़ा तकलीफ होता था। आज के डेट में अगर किसी को बाहर बैठा दिया जाए तो बड़ी गिलानी होती है। बाबा साहब सोचे इनको तो पढ़ना है, दुनियादारी से हमको क्या मतलब। कोई बात नहीं, क्लास के अंदर नहीं, बाहर ही बैठ के, और बाहर ही बैठ के इन्होंने पढ़ना लिखना चालू कर दिया। एक बार की बात है, शिक्षक आए और बोले कि इस हिसाब किताब को तुम डील कर सकते हो, बना सकते हो या हल कर सकते हो। तो अंदर बैठे सब लड़कों ने नकार दिया कि नहीं, हमसे नहीं होगा, तो हमसे नहीं होगा, तो हमसे नहीं होगा, तो हमसे नहीं होगा। सुन रहे हैं आप? लेकिन बाबा साहब बोले कि हाँ मैं बना सकता हूं, इसका हल कर सकता हूं। फिर बोले ठीक है। उठकर ज्यों ही अंदर से बाहर से अंदर आए, बस सारे लड़के अपने डेस्क बेंच पर उठकर खड़ा होकर बगल में चले आए और अपना अपना टिफिन लेकर भागने लगे। बड़ी गिलानी हुई बाबा साहब को। शिक्षक ने पूछा भागा क्यों, टिफिन लेकर क्यों भागा? बोला साहब क्या कर रहे हैं आप कर क्या रहे हो? एक नीच बच्चे से, नीच जाति के बच्चे से बोर्ड पर लिखवा रहे हो, हमारा तो टिफिन अछूत हो जाएगा, टिफिन छुआ जाएगा हमारा। क्योंकि इसके परछाई से भी छुआछूत होती है, परछाई से नहीं, आवाज सुनने से भी छुआछूत होती है। भाई साहब विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और आज अच्छी परिस्थितियां में होने के बावजूद भी लड़के विभिन्न तरीके के बहाने बनाते हैं। इनसे बहुत बड़ी बातें सीखने का मौका मिलता है कि उतनी गरीबी में, उत्पीड़न में होते हुए भी इन्होंने पढ़ाई लिखाई कर डाली, और पढ़ाई लिखाई नहीं किया बल्कि देश की आजादी में भी एक महत्वपूर्ण योगदान को दिया। भारत गुलाम था उस समय, आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है बाबा साहब को। संविधान निर्माता कौन? बाबा भीमराव अंबेडकर। देश का पहला कानून मंत्री कौन? देश का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका योगदान गरीबों, पिछड़ी जातियों, दलितों, स्त्रियों आदि के लिए, आदि को आगे निकालने के लिए विशेष योगदान था। कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले को बाबा साहब अच्छी तरीके से मानते थे, उन्हीं से प्रेरणा लिया करते थे। इसलिए सन 1956 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि दिखाया गया है। बाबा साहब कहे तो नाम ही काफी है। आज दलितों या गरीबों के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस श्रम विभाजन को पहले समझिए। श्रम विभाजन का मतलब हुआ काम का बंटवारा, काम का बंटवारा, पेशा का बंटवारा। श्रम, श्रम, ये श्रम नहीं है, ये श्रम नहीं है। श्रम का इसमें मतलब पेशा आ गया, मतलब मेहनत आ गया। जाति प्रथा जिसे हम लोग वाकिफ है हम लोग कि जाति प्रथा इंसानों के बीच में एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी कुप्रथा है, इसको प्रथा तो नहीं कहेंगे, सुप्रथा तो यह है नहीं, एक ऐसी कुप्रथा है, एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें इंसान को ही नीच दृष्टि से देखता है, जिसमें इंसान को ही नीच दृष्टि से देखता है। तो लेखक ने, मतलब बाबा साहब ने शुरुआती से स्टार्ट किया कि यह बड़ी विडंबना की बात, यह बड़ी विडंबना की बात है कि जाति के पोषक जो है ना, जातिवाद के पक्ष में तर्क बड़ी आसानी से दे देते हैं श्रम विभाजन के रूप में। जातिवाद के पोषक क्या कर रहे हैं? जातिवाद के पोषक कह रहे हैं
जातिवाद के पोषक कह रहे हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर ही होनी चाहिए, जबकि बाबा साहब कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। और आपके इस चैप्टर में इसी चीज का चर्चा बारी बारी से किया गया। कैसे जाति प्रथा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए? अरे भाई, कोई गरीब आदमी का बेटा है, कोई दलित का बेटा है, अगर योग्यता रखता है कि हम बड़ा आदमी बने, कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो उनको आईपीएस बनने दो ना। उनको बीच में डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? किसी प्रकार की ये करने की क्या जरूरत है? तो नहीं, जातिवाद के पोषक कह रहे हैं कि वो अपनी जाति वाला काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, जाति वाला काम को अच्छी तरीके से करता है। बेवकूफ, बाबा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई जरूरी है कि चमार का बेटा अगर है तो जूता ही सिएगा। कोई जरूरी है कि अगर कोई नीच प्रजाति आदिवासी के लोग हैं तो एनी टाइम नरिये खाएगा? नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ऐसा उन्होंने आजादी के बाद जब देश के पहले कानून मंत्री बने तो संविधान में इतना अनुच्छेद लिख डाला अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कि आज दलित जो है ना सीना चौड़ा करके और अपने पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, समानता शिक्षा का अधिकार को प्राप्त कर रखा, अपने धार्मिक अधिकारों को प्राप्त कर रखा। लेकिन उस समय की जो बात थी, दलितों को शिक्षा पर भी अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। बोला इतना अधिकार तुम छीनो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये श्रम विभाजन जो है ना जाति प्रथा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन जातिवाद को जो मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं नहीं, कोई अपने पिता के काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, माता पिता जो काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करता है। मेरे माता पिता लाइफ टाइम भैंसी चराया तो इसका मतलब कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूं? साफ है ना। किसी के माता पिता लाइफ टाइम मछली मारे हैं तो क्या जरूरी है कि उसका बाल बच्चा मछली ही मारेगा? हेलो, नहीं ना, बस सीधी सी बात है। बाबा साहब भी वही बोले कि भाई ये जरूरी नहीं। और भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का मुख्य कारण बना हुआ नहीं। चमार का बेटा है तो ये जूता ही पॉलिश करेगा क्या यार? आप पढ़ा लिखा, अब उच्च जाति के लोग हैं, उच्च जाति के बेटा है तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन उच्च जाति के लोग अगर गजेरी निकल चुका और चमार का बेटा जो है ना पढ़ लिख कर एकदम टैलेंट बन चुका, तो क्या फिर भी बाबा साहब कह रहे हैं, क्या फिर भी वो चमार का बेटा जूता ही साफ करेगा? वो बड़ा लोग जो है गजेरी भंगेरी वो जाके ऊंचे पोस्ट पर बैठेगा। तब देश का विनाश होगा कि विकास? विनाश होगा। यही तो बात है क के उलट फेर से। तो वही बाबा साहब बोले कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन स्वाभाविक विभाजन नहीं है या ओरिजिनल विभाजन नहीं है, समझे? श्रम विभाजन होना चाहिए योग्यता के आधार पर। क्या है, अब हमारा इच्छा नहीं है कि हम अपने परंपरागत काम को करें। जैसे आप कैसे कहते हैं, आप कहते हैं ना कि हम उस काम को नहीं, क्या हुआ, हम उस काम को नहीं करने देंगे जो काम पिताजी कर रहे हैं। हम जाएंगे सब सिस्टम हटा देंगे, है ना, जो पिताजी कर रहे हैं। सही बात है। आप पढ़ लेंगे लिख लेंगे। अगर किसी का बेटा बेटी बाल बच्चा पढ़ लिख लेगा तो स्वाभाविक है। पैसे नहीं चेंज कर रहा है आज के डेट में, पैसे नहीं चेंज कर रहा है, जाति बंधन भी खत्म कर रहा है ना रोहित बाबू, है ना जी? कोनो गलती थोड़ी बताए, इसीलिए एकदम राइट बात है। तो आज के डेट में ये सब जो देन है बाबा साहब का देन। बाबा साहब की 2 पत्नियां थी, पता है ना? पहली पत्नी उनके अपने बिरादर की और दूसरी पत्नी जो ब्राह्मण से थी, शायद हाँ ब्राह्मण जाति से थी। समझे ना बात को?
अगर उस समय वो सोचे रहते नहीं तो जाति प्रथा है, तो उनके पिताजी बोलते कि नहीं जाति प्रथा, अपने जाति बंधन में बंध के रहो, समझे ना, कोई दिक्कत, ठीक है आप, हाँ चलिए खाना खाए, ठीक है। बाबा साहब की कृपा है और इन्होंने संविधान में लिख भी डाला कि इस तरीके से जो है ना जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन नहीं होगा। इस बात को हम नहीं मानेंगे, यह देश के लिए नहीं, यह किसी भी समाज के लिए यह नुकसान है, नुकसानदायक है ही। तो पोषक कह रहे हैं, जातिवाद को मानने वाले लोग उसको पोषक कहते हैं, कैसे नुकसान है, वो तो अच्छी तरीके से उस काम को कर लेगा, लेकिन गर्भ नहीं डालता, बच्चा पेट में ही है, अब माँ बाप ही निर्धारित कर देगा नहीं मेरा बेटा आएगा ना तो मेरे काम को और आगे बढ़ाएगा, यह गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बेटा आएगा तो आपके काम को आगे बढ़ाएगा, आपका बेटा जब आएगा तो योग्यता के आधार पर वह और आगे बढ़ सकता है। यह मैं नहीं, बाबा साहब ने बताया था, उसी चीज को मैं बता रहा हूं। बाबा साहब ने इस बात को बताया था, मैं नहीं बता रहा हूं, बाबा साहब ने बताया था कि बेटे दलितों, गरीबों, कमजोरों, इस बात को कभी मत मानना, नहीं तो आधा से ज्यादा जिंदगी तो ऐसा ही खत्म हो जाती है। अब हमारी इच्छा नहीं है कि हम अपने वंशागत काम को करें, और कोई बोलेगा नहीं तुम अपने वंशागत काम को करो, हमारा इच्छा है कि हम कलेक्ट्रेट करें, नहीं तुम कलेक्टर के लायक नहीं हो। अबे फैसला करने वाला तू कौन होता है ना। पहले उच्च जाति फैसला करते थे, नहीं फलनामा का बेटा है, फलनामा काम तो अच्छी तरीके से करेगा, ये झाड़ू लगाने वाला का बेटा, ये अच्छी तरीके से झाड़ू लगाएगा, ये बाथरूम साफ करने वाला का बेटा, ये अच्छी तरीके से बाथरूम साफ करेगा, ये धोबी का बेटा है, ठीक से कपड़ा धोएगा। अब धोबी का बाप, धोबी ने जो किया, हमारा बाप ने जो किया, उसको अब हम भूल चुके हैं। यह बाबा साहब का पावर है, उनके संघर्षों का योगदान है। क्या जो उन्होंने हम लोग को इतना किया, दलितों के लिए इतना लड़ा, न जाने कितने क्या कहते हैं, कितनी बार अनशन पर बैठे, सिर्फ इस बात के लिए कि हमारे दलितों भाइयों के लिए भी कुछ सोचा जाए। तो दलित भी उनके साथ थे, लोग उनके साथ थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक साथ में बौद्ध धर्म भी स्वीकार करवाया था। यह बाबा साहब का योगदान है। बाबा साहब ने अच्छी तरीके से आप लोगों को भी भाग्यशाली बनाया, हमें भी भाग्यशाली बनाया कि पहला चैप्टर, और खासतौर पर सरकार का शुक्रगुजार हूं, बिहार सरकार का, कि इन्होंने जब इस किताब को का चैप्टर जो सेटिंग किया तो पहला चैप्टर जो है ना यह दिया। अब आपके किताब में जो है ना क्वेश्चन आता है कि लेखक किस विडंबना के बात करते, विडंबना का स्वरूप क्या। अरे लेखक इसी विडंबना की बात कर रहे हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और इसके पोषक जो है ना कई आधार पर इसका समर्थन भी करते हैं। जातिवाद के पोषक पर उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि वंशागत काम को आदमी अच्छी तरीके से करेगा। कितना मतलब कि ना देखते हैं गांव घर में भी आज के डेट में, मेरे बाबू तो फलना काम कर रहा है तो तू क्यों नहीं करने लगता है। चला पढ़ने लिखने वाला लड़का को भी जो है ना नेगेटिविटी करता रहता है जातिवाद के जो पोषक होते हैं, जातिवाद को मानने वाले। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या। जातिवाद के पोषक तो अपनी बात बताते ही हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि भाई मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। आपत्ति है ना, कोनो जाति वाला है ना रोहित, तोर विचार है पापा जी छिट्टी भी ना तो हम छिट्टी भी ना, नहीं ना, मन से करेगा उस काम को, हे भावना से करेगा, नीच भावना से करेगा। यही लेखक की प्रमुख आपत्तियां हैं, समझे, यह दिक्कत है।
यह दिक्कत वाली बात है कि हमारा स्वेच्छा ही नहीं रहेगा। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाएगी? क्यों कही जाएगी? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों कही जाएगी? या तो लोगों के अंदर में अगर नीच सोच जा चुका है कि बचपन में बच्चा बाहर आया नहीं, घर में निर्धारित कर दिया जाता है कि अच्छा मेरा बेटा फलना का दुकान अच्छी तरीके से चलाएगा, मेरा बेटा झाड़ू अच्छी तरीके से लगाएगा। ये किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं है, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब लड़का बाहर आया, लड़का 10 साल 12 साल का हुआ, वो ट्रेनिंग किया, उसका विचार वो फौज में जाएगा, उसका विचार है तो वो बिजनेसमैन बनेगा। तू कौन होता है फैसला करने वाला? चाहे माँ बाप कौन होता है फैसला करने वाला कि नहीं मेरा बेटा मेरे ही काम को करेगा? क्यों करेगा आपके काम को? अरे उसको छोड़ो, उसको फ्री करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको शिक्षा का अधिकार दो, योग्य बनने दो, इसके बाद उसकी जो इच्छा होगा वो करेगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसमें लिखा हुआ है 5वां क्वेश्चन में। बेरोजगारी का मतलब समझ रहे हो वो? समझ रहे हो? बेरोजगारी का मतलब हुआ कि पूरा समय चला गया, घंटा नहीं 1 रुपया कमा पा रहे हैं। अब तोहरी इच्छा नहीं रहेगा कि हम अपना पिताजी के काम को करें, इनका इच्छा नहीं रहेगा कि हम अपनी माँ को माँ वाली काम करें। मछली मारने वाला काम अब हमको नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। हो आप लोग कह रहे हैं, जातिवाद के पोषक कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वही तुमको करना है। तो बेरोजगारी का कारण बना हुआ कि नहीं बना हुआ? बना हुआ है ना, बंद कर दीजिए उसको, ठीक है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि भाई साहब जाति प्रथा ही गरीबी और उत्पीड़न का कारण है। किसी काम को आप कर रहे हैं, मन लगा के करिए नहीं रहे, बोलेगा नहीं तेली का बेटा तेल बेचेगा। अब तेली का बेटा है, उसका हीरा बेचने का मर्ज होगा तो नहीं बेचना था, तो पोषक कर रहे नहीं, वो बात अच्छी नहीं है। तेली में जन्म लिया तो तेल बेचेगा, क्या बेचेगा? उसका विचार हेलीकॉप्टर बेचे, उसका विचार है दवाई बेचे, तो पोषक करे कि नहीं? वो अपने पिताजी के काम को ही करेगा। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि उद्योगों में, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा है। समझे? समझ में आ रहा है ना? नींद आ रही है? कितना जोर से बोल रहे हैं? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं के जाति प्रथा को एक हानिकारक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? कुछ है नहीं। सच्चे लोकतंत्र क्या है? सच्चे लोकतंत्र का मतलब है किसी प्रकार की जातिवाद, किसी प्रकार का ऊंच नीच न होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र का मतलब भातृत्व, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। कैसा? खून तो सबका लाल होता है। नाना पाटेकर ने एक सिनेमा में भी देखा है, एक हिंदू का खून, एक मुसलमान का खून, लेकर दोनों को फोड़ते हैं, हाथ एक साथ मिलाते और बोलते बता अब कौन हिंदू का खून, कौन मुसलमान का खून? यहां से बताओ, इसमें देखकर बता कि कौन हिंदू का खून और कौन मुसलमान का खून है। सब इंसान है भाई, सब इंसान है, ठीक हो? सब इंसान है। तो एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भाईचारे का नाता होना चाहिए। कैसा? जैसे दूध में चीनी में डाल के जो चाय पत्ती चाय बनाते हैं ना, अब बताइए उसमें से चाय पत्ती अलग कर सकते हैं चाय में से? नहीं ना। दूध अलग कर सकते हैं? वैसा होना चाहिए। हम तो कहेंगे दूध चीनी का मिश्रण नहीं, चाय पत्ती वाला मिश्रण होना चाहिए। इतना होना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए कि कौन किस जाति का है। एक ही पता चलना चाहिए कि यह इंसान है और यह जानवर है। उम्मीद है इस चैप्टर में आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत हमारे पास सुविधा की कमी है, लाइट की कमी है, माइक की कमी है, स्टैंडो नहीं है, समझे ना। आप सोचे कि ये वीडियो थोड़ा बना के थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए, हम अपने अपने लड़कों के लिए थोड़ा डाल उल कर देखते हैं। हाँ, इसके पीछे कारण ये है
कि आज के लड़के मोबाइल में बड़ा ज्यादा रहता है, तो हम सोचे कि रात में तो कम से कम तुम्हारे साथ रहेंगे, और चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको थोड़ा बहुत 9, 10, 8 सब कुछ देने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे और भाई साहब अच्छी तरीके से देखेंगे, और देखने के बाद इसको लिख भी लेंगे, और एक बारी में समझ में न आए तो दोबारा देखिए, अब दोबारा समझ में नहीं है तो तिबारा देखिए, मतलब बार बार देखिए। बार बार देखने से ये होगा कि चैप्टरवा तो याद होगा ही, खास तौर पर अपनी भी भाईचारा की रिलेशन जो है ना, अपनी भी भाईचारा का नाता बना रहेगा, और हम एक दूसरे के सहभागी बने रहेंगे। हम रात में भी आपके कान में गुनगुनाते रहेंगे, साथी हम तो आ गए, समझे। याद रखिएगा, पढ़ना ही होगा किसी भी कीमत पर। जी पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।